अस्सलाम वालेकुम शहजादों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों 6.9 हम कर रहे थे, आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द इनरोलमेंट ऑफ अ फेमस स्कूल डबल्ड आफ्टर एवरी 8 इयर्स। हर 8 साल के बाद उसकी तादाद क्या होती है? डबल हो जाती है। फ्रॉम 1970 टू 1994 हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो क्या है? 1970 टू 1994 का टाइम है। हर 8 साल बाद उसकी जो इनरोलमेंट है वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। मतलब स्कूल की तादाद क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। अब देखें जरा, अगर स्टार्ट करें 1970 से, हर 8 इयर्स बाद ना इसमें 8 ऐड करें क्या आ जाएगा? 1978। फिर इसमें 8 ऐड करें 1985, फिर इसमें 8 ऐड करें 1994। मतलब ये 8 का क्या बनेगा? ये ड्यूरेशन बनेगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट कहते हैं इफ द इनरोलमेंट वाज 6000 इन 1994। अगर 1994 में इनरोलमेंट क्या हुई? 6000, व्हाट वाज इट्स इनरोलमेंट इन 1970? हमने क्या बताना है? 1970 में कितनी इनरोलमेंट होगी। अगर इसमें कितनी हुई? 1994 में 6000, तो 1970 में हमने बताना है क्या होगी। अच्छा बेटा देखें ड्यूरेशन ये था, ठीक है। हमने 8 इयर्स का क्या कर दिया? गैप कर दिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं? लेट इनरोलमेंट इन 1970 इज x। ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसमें जो एनरोलमेंट हुई वो हमारे पास क्या है? उसको हम सपोज करते हैं वो x है। तो आप बताएं हर 8 साल बाद क्या होगी? डबल। तो 1978 में क्या हो जाएगी? वो 2x हो जाएगी। 1985 में क्या हो जाएगी? वो इसका डबल हो जाएगी 4x। और 1994 में क्या हो जाएगी? 8x। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताएं फर्स्ट टर्म क्या होगी? आपने डायरेक्ट इस सीक्वेंस को देख के बता देना है, वो x होगी। अगर मैं आपसे पूछूं r क्या होगा? आपने कहना 2x ओवर x विच इज इक्वल टू 2। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब देखो बच्चों हमें जो गिवन है, हमें ये कहा गया है इस ड्यूरेशन में 1994 में एनरोलमेंट जो होती है वो टोटल 6000 है। क्या मतलब? एनरोलमेंट in 1994 which is equal to 6000। ठीक है। और 1994 को अब ये टर्म कौन सी बनी? यहां से भी बताएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। 1994 वाली टर्म जो है वो A4 है और उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है? 8x का। ठीक है। बल्कि अभी आप ऐसे रहने दें, A4 किसके इक्वल है? 6000। ये तो हमें पता चल गया। अब देखें A4 किसके इक्वल है? 6000। ऐसे ही है बेटा। ओके हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं A4 जो है, A4 का हमें फॉर्मूला पता है A1R³ विच इज इक्वल टू 6000। ये अब वैल्यूज पुट करें जरा। A1 तो हमें A1 की वैल्यू क्या है? x और R क्या है? 2। तो ये आ गया 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 6000। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 6000 ओवर 8 विच इज इक्वल टू 750। तो मतलब x क्या था? x एनरोलमेंट इन 1970 है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? एनरोलमेंट इन 1970 इज इक्वल टू 750। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 1970 में जो हमारे पास तादाद थी उस फेमस स्कूल की वो क्या थी? 750। अच्छा बेटा इसका ना एक मेथड 2 भी है, मेथड नंबर 2। मतलब अगर आप ये नहीं करना चाहते तो वो कर लें, लेकिन बेस्ट ये है। ठीक है। अच्छा यहां तक तो आपने क्या किया? अब दोबारा शुरू से बता दूंगा। देखें 1970, 1978, 1985 और 1994। अब आपको पता है ये क्या है हमारे पास? इसको हमने क्या किया था? लेट कर लिया x है, ये 2x हो गया, ये हमारे पास 4x हुआ था और ये 8x। अब हमें ये भी पता है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये क्या है? फोर्थ टर्म। ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने क्या कहा था कि इनरोलमेंट
इन 1994 वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 6000। अच्छा वो इक्वल है 1994 A4 और वो किसके इक्वल है? 6000। ठीक है, मतलब A4 किसके इक्वल आ गया? A4 आ गया 6000 और A4 की वैल्यू क्या है? 8x। 8x किसके इक्वल आ गया? 6000। x किसके इक्वल आ जाएगा? 6000 over 8 which is equal to 750। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 1970 में, तो वो x है ना, तो x क्या आया? एनरोलमेंट इन 1970। तो आप इनमें से जो मर्जी मेथड चूज कर लेते हैं, इन 1970 कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये, क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़े ना, ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहां कहां पे अप्लाई होता है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है ये दोनों मेथड? तो इसको नोट डाउन कर लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट देखें जरा क्या लिखा है। अ सिंगुलर कॉलरा बैक्टीरिया प्रोड्यूस 2 कंप्लीट बैक्टीरिया इन हाफ आवर। एक कॉलरा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करता है हाफ आवर में ये इस बैक्टीरिया को 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक सिंगुलर हमारे पास बैक्टीरिया कॉलरा का, वो क्या करता है हाफ आवर के बाद 1/2 आवर के बाद उसको कन्वर्ट किसमें कर देता है? 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कहता है इफ वी स्टार्ट विद अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ए। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास ए है, तो हमने क्या बताना है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल वी हैव इन n आवर्स। तो हमने बताना है n आवर्स में कितने बैक्टीरिया हमारे पास बनेंगे, ये हमने बताना है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा एक बात याद रखें, ये क्वेश्चन ना काफी जगह पे स्किप करवा दिया जाता है और काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है, तो हम इसको आज इस तरह से करेंगे कि आपको ये भूलेगा नहीं, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बस आप लोगों की चाहिए। अब स्टेटमेंट समझिएगा, कहते हैं कि एक बैक्टीरिया हमारे पास है, वो क्या करता है हर आधे घंटे में उसको कन्वर्ट कर देता है, डबल कर देता है। ठीक है, सिंगल बैक्टीरिया था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? डबल में। अब हमें क्या कहा गया है, सपोज करते हैं बैक्टीरिया हमारे पास क्या है ए है, हमने बताना है n आवर्स में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, हमने ये बताना। देखो जरा, मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे मैं टाइम लिख देता हूं, टाइम जब 0 है, और यहां पे मैं बैक्टीरिया लिख देता हूं। ठीक है, ये हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, ये टाइम हमने लिख दिया और यहां पे हम क्या लिखते हैं बैक्टीरिया लिख देते हैं। अब देखिए बेटा, जब टाइम 0 है, बैक्टीरिया क्या है हमारे पास अभी ए है, 1 आवर के बाद, सॉरी हाफ आवर के बाद, आधे घंटे बाद, हाफ आवर को मैं इस तरह से लिख देता हूं। ठीक है, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाफ आवर के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2a में। फिर हाफ आवर के बाद, जब फिर हाफ आवर होगा तो वो क्या होगा 1। ये बेटा 0.5 है। ठीक है, हाफ आवर को 0.5 बोलते हैं। 0.5 आवर में 2a है, 1 आवर में इसका डबल 4a हो जाएंगे। 1.5 आवर में कितना होंगे इसका डबल 8a। फिर 0.5 ऐड करें, हाफ आवर और ऐड करें, वो क्या हो जाएगा 2 आवर। 2 आवर में कितने हो जाएंगे 16a। अच्छा थोड़ा सा और आगे, 2.5 आवर में कितना हो जाएंगे 32a। फिर 3 आवर में कितने हो जाएंगे 64a, अप टू सो ऑन। हमने ये बताना है n आवर जब होंगे तो उसकी तादाद जो है वो क्या होगी, ये हमने बताना है। ठीक है, या आप ये समझ लें सब में a आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास a तो आएगा ही आएगा, वो हमें पता है। ठीक है, लेकिन वैल्यू ओवरऑल क्या होगी a के साथ क्या आएगा, या आप सिंपल ये कह लें कि लास्ट जब n आर होंगे टोटल बैक्टीरिया कितने बनेंगे वो हमने बताना है। आराम से तहम्मुल से सुनना है, दोबारा सुनना जरा। हाफ आवर में डबल, हर हाफ आवर के बाद डबल होता जा रहा है। हाफ आवर में है 2a, 1 आवर में 4a, 1.5 आवर में 8a, 2 16, मतलब हर हाफ आवर के बाद क्या होती जा रही है, इनकी क्वांटिटी डबल होती जा रही है। अब समझे, जो इंटरेस्टिंग बात है वो समझे जरा। ये कौन सी टर्म है, मतलब इसको तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे ना। ठीक है, इसको साइड में रख देंगे, ये तो हमारी हम स्टार्ट ही हाफ आवर से हो रहे हैं जहां से वो डबल हो। अब देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म ये कौन सी टर्म, सेकंड टर्म इसको कहते हैं थर्ड टर्म,
फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इसी तरह से अप टू सो ऑन। जो 99% बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये लास्ट जो टर्म है ये एंड टर्म है। जब भी जनरल हम यूज करते हैं ना, लास्ट टर्म एंड टर्म ही होती है। अभी देखिएगा अभी जादू क्या होता है। देखो बेटा, जब यहां पे 1 है, ऊपर क्या है उसका हाफ। जब यहां पर सेकंड टर्म चूज की, इस यहां पर क्या आया उसका हाफ। जब यहां पर 3 टर्म चूज की, तो यहां पे क्या आया 3 का हाफ। जब फोर्थ टर्म चूज की, फोर्थ का हाफ 2। जब 5th टर्म चूज की, 5 का हाफ 2.5। जब 6th टर्म चूज की, 6 का हाफ 3। जब मतलब यहां से आप खुद बताइएगा, जब यहां पर 4 चूज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ए, जल्दी से बताएं, सॉरी यहां पे 3.5 आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, ए 7। मतलब आप एक सीक्वेंस तो ये बनना है, इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है, एक तो सीक्वेंस ये बनना है। एक और सीक्वेंस आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं ऐसे भी तो हो सकता है, हम ये भी तो कह सकते हैं, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, तो इसका डबल क्या होगा, ये नहीं होगा, यही होगा ना, A2n क्या होगा, इसका डबल। आप ये भी कह सकते हो इसका हाफ ये होगा। तो मतलब जब nr होगा, असल में फाइंड क्या करना होगा, A2n फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चा, गुड हो गया। अब देखिए सीक्वेंस क्या है, एक दफा चलते हैं हम अपने सीक्वेंस पे। सीक्वेंस है 2a, 4a, 8a, 16a, 32a। इतने आप बेशक इतने नहीं लिखें, 3-4 लिख दें स्टार्टिंग वाले, अप टू 100 ऑन ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखो जरा, मुझे बताएं सबसे पहले A1 क्या है। A1 है 2a। मैं आपसे पूछता हूं बेटा R बताएं, आपने कहना है सर 4a over 2a which is equal to 2। R भी आ गया। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है A2n। क्या करना है, A2n हमने फाइंड करना है। तो आपको याद होगा यार कि हम an का फॉर्मूला पढ़ते थे। an का फॉर्मूला क्या था, A1 Rn-1। तो अगर a यहां पर 2n हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, 2n-1। तो बेटा यहीं से लिखते हैं, A1 की वैल्यू बताएं क्या है। A1 की वैल्यू है 2 times a, और R की वैल्यू क्या है, R क्या है बेटा, R 2 है, और 2n-1 ये एज इट इज आपने किसको सॉल्व कर रहे हैं, A2n को। मतलब ये है कि यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से आप देखें जरा, हम लिखते हैं A2n इज इक्वल टू, ये 2a जो है ये वाला ये एज इट इज आ जाएगा, 2a एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n सेपरेट लिख देता हूं, और 2 की पावर -1 सेपरेट लिख देता हूं। ठीक है, ये -1 सेपरेट लिख दिया और 2 की पावर 2n सेपरेट। अब आपको पता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर कुछ कुछ होता है ना। तो ये -1 और +1 ये कैंसिल, या सेम बेस है तो पावर जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, +1 और -1 0 समथिंग ओवर 0 1 हो जाएगा। तो इस वजह से वो लिखे ना। तो क्या आ गया यहां से, ये बचा 2 की पावर 2n साथ a लिख दे, ये हमारे पास क्या है, A2n। और A2n क्या था, n आवर्स में बैक्टीरिया कितने बनेंगे, ये बनेंगे, और ये क्या है, n आवर्स। ये हमने फाइंड करना था, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि पता नहीं इसमें हो क्या रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, अभी जान नहीं छोड़ूंगा, ये तो एक मेथड बताया ना। अच्छा, यहां से आप एक और काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और n बाहर लिख दें। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 n a, मतलब बुक में दोनों तरफ से लिखा होता है, आप जिस तरह से मर्जी लिख दें। ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया है, दूसरे मेथड पे आएंगे। सीक्वेंस यहीं पे रहने दूंगा, इसको मैं रेस कर रहा हूं। ठीक है, ये सारा रेस कर देता हूं। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इस वजह से लग रहा है, मैं ना अभी फिलहाल इसको भी रेस कर देता हूं, नीचे ये जो हमने टर्म्स लिखे हैं। सर मुश्किल इस वजह से लग रहा है, हाफ 1 हाफ। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं हाफ वाला चक्कर ही खत्म कर देते हैं। हम ये देखते हैं 1 आवर में कितने बने, 1 आवर में बने 4 है। फिर बताएं जरा 2 आवर में कितने बने, 16a। अब बताएं 3 आवर में कितने बने, 64a, अप टू सो ऑन। तो अब यहां से डायरेक्ट आपको पता चलेगा n आवर में कितने बनेंगे। बताएं जरा
अब ये है ना, अब मैं क्या करता हूं आपके सामने, हम इसको रेस कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हम रेस कर देते हैं, ये तो गया, अब ये भी गया, ठीक है, और ये भी गया, ये आ गया। अब बताएं जरा, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। बेटा इधर देखो, जब 1 होगा तो ऊपर भी 1, जब 2 होगा तो ऊपर भी 2, जब 3 होगा तो 3, और जब n होगा तो an होगा तो ऊपर भी n, मतलब n जो निकालेंगे उस समय n r होगा जब हम ये वाला सीक्वेंस चूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से बताएं जरा, A1 क्या है, A1 है 4a, और r पूछा जाए 16a over 4a which is equal to 4। फाइंड क्या करना है आपने, an हमने फाइंड करना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a1rn-1। तो an तो वैसे ही रहा, a1 क्या है, a1 है 4 times a, r क्या है 4n-1। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 4a 4n सेपरेट लिख दो, 4 की पावर -1 सेपरेट, ये कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास a into 4n an। तो ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इन n आवर्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत ज्यादा आप लोगों को मुश्किल लगता था, आज वो हमने बड़े आसान तरीके से कर लिया, ठीक है। मतलब ये है कि जब NR होंगे तो हमारे पास बैक्टीरिया ये बनेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट गौर से सुनने जरा। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहता है, एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है, यहां पे बना देता हूं, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। कहता है अगर हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, देखें सपोज करते हैं इसका मिड पॉइंट हमारे पास यहां पे कहीं पे आ गया, इसका मिड पॉइंट ये कहीं पे आ गया, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट सपोज करते हैं यहां पे आ गया। कहता है अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने बना ज्वाइन किया। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। कहता है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, अगेन स्टेटमेंट पढ़ो, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल इज ऑब्टेन्ड। कहता है जब हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बनी। अब ये जो रेड वाली ट्रायंगल है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये किस तरह की इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास बड़ी वाली ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है, इस वाली ये बड़ी वाली ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसका हाफ करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन ले बेटा, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी, हमें कहा गया उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, एक और ट्रायंगल बन गई। अब वो भी ट्रायंगल जो है वो भी इक्विलेटरल है, और कहा यह गया है जो बड़ी वाली ट्रायंगल का है, मतलब जो ओरिजिनल ट्रायंगल का पेरीमीटर है, रेड वाली ट्रायंगल का पेरीमीटर उसका हाफ है, मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल का ये पेरीमीटर हाफ करेंगे तो रेड वाली का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें जरा, we form a sequence of nested equilateral triangles in the manner described above with the original triangle having perimeter 3/2। nested का मतलब होता है एक ट्रायंगल के अंदर एक 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 ऐसे आती है। क्या मतलब है, कहता है अगर हम इसी सीक्वेंस से इस ट्रायंगल के साथ भी यही करें, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, ये हमने ज्वाइन कर दिया इसके मिड पॉइंट को, ये हमारे पास एक और ट्रायंगल आ गई। अब ये वाली ट्रायंगल भी क्या है, इक्विलेटरल है। कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब कहता है जो इसका जो रेड वाली का पेरीमीटर होगा उसका हाफ करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। रेड वाली का अगर हम पेरीमीटर हाफ करेंगे तो इस ब्लैक वाली का आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाली आ गई है इसके दोबारा मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इनको दोबारा ज्वाइन कर दे। कहता है अब जो न्यू ट्रायंगल आएगी ये भी क्या होगी, ये छोटी वाली ट्रायंगल, ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका पेरीमीटर क्या है, इस ब्लैक वाली का हाफ। इसी तरह से अगर सीक्वेंसेस को फॉलो करते जाएं हम, ठीक है, तो हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है व्हाट विल बी द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द सेम वे। तो उन तमाम ट्रायंगल्स का पेरीमीटर फाइंड करना है जो कि इसी सेम पैटर्न से हमारे पास आएंगी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखें जरा क्वेश्चन में एक और चीज कही गई थी जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, उसने कहा था
ओरिजिनल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 3/2। तो यहां पे लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल इज 3/2। जो मतलब सबसे बड़ी वाली ट्राइंगल है, बड़ी वाली जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर क्या है 3/2। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है 3/2। अब देखें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन बेटा देख लीजिएगा, जादू हमला कर। फर्स्ट का क्या है 3/2। अगर 3/2 ये जो 3/2 का बड़ी वाली ट्राइंगल का पेरीमीटर हाफ करेंगे तो इसका आ जाएगा। इसका हाफ क्या होता है 3/4, मतलब 3/2 का हाफ, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 ये आ गया। अब रेड वाली का हाफ करेंगे तो इस ब्लैक वाली का आ जाएगा, छोटी वाली ब्लैक वाली। 3/4 का हाफ करेंगे आ जाएगा 3/8। इसका हाफ करेंगे इस छोटे ट्राइंगल का आ जाएगा 3/6। अब इस ब्लैक वाली का हाफ करेंगे तो इस छोटी लाइन वाली का आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 3/16 अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास ये पैटर्न फॉलो करेगा। अब इस सीक्वेंस से हम इनफिनिट ट्राइंगल्स बना सकते हैं, छोटी से छोटी जिनका साइज नैनो में हो हमारे पास, इतनी ट्राइंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे ये इनफिनिट ट्राइंगल जो है यहां पे हमारे पास वो बन सकती है। ठीक है बेटा, हमने क्या फाइंड करना है सबका सम। तो ये तो बड़ा आसान है, इनफिनिट को अप्रोच कर रहे हैं। अब ये देखें, मुझे बताएं सबसे पहला क्या है 3/2 और r क्या आ जाएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो वो क्या होता है 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ये इससे कैंसिल, तो यहां से आ गया 2। तो r का आंसर क्या आ गया 1/2। r भी आ चुका है, a1 भी आ चुका है। सम फाइंड करना है इनफिनिटी का, तो s इनफिनिटी किसके इक्वल होता है a1/1 माइनस r। तो बेटा a1 की वैल्यू बताएं जरा क्या है। a1 की वैल्यू हमारे पास है 3/2 ओवर 1 माइनस r क्या है r है 1/2। तो s इंफिनिटी इज इक्वल आ गया 3/2 ओवर, यहां से सॉल्व करें 2 माइनस 1/2। तो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल, s इंफिनिटी किसके इक्वल आ गया 3 ओवर 2 माइनस 1 क्या होता है 1, मतलब ये आ गया 3। तो सम ऑफ इनफिनिट ट्राइंगल्स जो है, सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इक्वल क्या आ गया 3। तो उनका सबका सम क्या आ जाएगा 3। तो बेटा आज हमने 6.9 अपनी कंप्लीट कर ली है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब बेटा ये देखें, इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना। हाँ, हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज को कंपेयर नहीं करते हैं बोर्ड के साथ। ठीक है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये बोर्ड में नहीं आना। अगर ये कहीं पर लिखा है तो बताएं, ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो आपकी लक पे डिपेंड करता है ना, ये आए या ना आए। हर चीज को रट्टा नहीं लगाया करें, समझा करें, सोचा करें इनको हम अप्लाई कहां पे करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह 6.10 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे।